अब जब आप समझ गए हैं कि कूडा स्ट्रीम्स क्या हैं और कैसे हाइपर क्यू सॉफ्टवेयर हैंडल क्यूज को हार्डवेयर वर्क क्यूज में मैप करता है, तो अब समय आ गया है कुछ सच में पावरफुल बनाने का। अभी तक हमारा टिपिकल वर्कफ्लो एक सिंगल थ्रेडेड सीक्वेंशियल टास्क लिस्ट की तरह दिखता रहा है, जिसमें होस्ट सिस्टम रैम से पीसीआई बस के जरिए जीपीयू मेमोरी में डेटा का एक मैसिव चंक मूव करना, एक कंप्यूट कर्नल लॉन्च करना, कर्नल के कंप्लीट होने का वेट करना और फाइनली प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को वापस पीसीआई के जरिए होस्ट सिस्टम रैम में कॉपी करना शामिल है। अगर आप उस वर्कफ्लो को एक हार्डवेयर ट्रेसर के साथ प्रोफाइल करते हैं, तो आप टाइमलाइंस में बयां होती एक फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी देखेंगे। जब होस्ट टू डिवाइस मेमोरी कॉपी हो रही होती है, तब स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स यानी एसएमएस 0% यूटिलाइजेशन पर बैठे रहते हैं। जब कंप्यूट कर्नल मैथ सॉल्व कर रहा होता है, तब पीसीआई बस पूरी तरह आइडल बैठी रहती है। जब डेटा वापस होस्ट में कॉपी किया जा रहा होता है, तब एसएमएस एक बार फिर आइडल हो जाते हैं। यह डायग्राम एक जीपीयू प्रोसेसिंग टास्क के लिए एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को दिखाता है। यह एक 3 स्टेप प्रोसेस को दिखाता है जो समय के साथ एक के बाद एक होता है, जहां डेटा पहले होस्ट से डिवाइस में ट्रांसफर होता है, फिर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स पर कंप्यूट कर्नल द्वारा प्रोसेस किया जाता है और फाइनली डिवाइस से होस्ट में वापस ट्रांसफर किया जाता है। ये एक्सपेंसिव हार्डवेयर का एक मैसिव वेस्ट है। मॉडर्न एनवीडिया जीपीयू में एक सिंगल मोनोलिथिक प्रोसेसिंग इंजन नहीं होता है। अंडर द हुड सिलिकॉन को अलग अलग इंडिपेंडेंट हार्डवेयर ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम ओवरलैपिंग कंप्यूटेशन और मेमोरी कॉपीज को मास्टर करने जा रहे हैं। अपने डेटासेट्स को स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट करके और इंडिपेंडेंट कूडा स्ट्रीम्स के अक्रॉस उनके डिस्पैच को इंटरलीव करके हम एक हाई थ्रूपुट पैरेलल पाइपलाइन बना सकते हैं, जहां फ्यूचर वर्क के लिए मेमोरी ट्रांसफर्स बिल्कुल उसी एग्जैक्ट फिजिकल इंस्टेंट पर होते हैं जिस समय करंट वर्क के लिए कर्नल कंप्यूटेशन हो रहा होता है। सेक्शन ब्रेक। द हार्डवेयर रियलिटी डुअल डीएमए इंजन्स और कंप्यूट इंजन्स। ये समझने के लिए कि ओवरलैपिंग कैसे काम करती है, चलिए मॉडर्न जीपीयू हार्डवेयर कंट्रोलर्स की फिजिकल कैपेबिलिटीज को देखते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 19.4 में एस्टेब्लिश किया था, मॉडर्न जीपीयू डाइस में मैथ और डेटा मूवमेंट के लिए सेपरेट एग्जीक्यूशन यूनिट्स होते हैं। कंप्यूट इंजन स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी एसएम्स का एरे जो वार्प्स, फ्लोटिंग पॉइंट मैथ, शेयर्ड मेमोरी लुकअप्स और टेंसर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होस्ट टू डिवाइस H2D डीएमए कॉपी इंजन यानी एक डेडिकेटेड हार्डवेयर कंट्रोलर जो होस्ट सिस्टम मेमोरी से डेटा को पीसीआई या एनवी लिंक बस के जरिए वीरैम में पुल करता है। डिवाइस टू होस्ट D2H डीएमए कॉपी इंजन यानी एक डेडिकेटेड हार्डवेयर कंट्रोलर जो डेटा को वीरैम से वापस होस्ट सिस्टम मेमोरी में पुश करता है। यह डायग्राम होस्ट सीपीयू सिस्टम और जीपीयू के बीच हार्डवेयर आर्किटेक्चर और डेटा फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे डेडिकेटेड होस्ट टू डिवाइस और डिवाइस टू होस्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कॉपी इंजनों का यूज करके होस्ट सिस्टम रैम और जीपीयू ऑनबोर्ड वीरैम के बीच डेटा बाई डायरेक्शनली ट्रांसफर होता है, जबकि जीपीयू कंप्यूट इंजन डेटा को प्रोसेस करते हैं। क्योंकि पीसीआई ई बस फुल डुप्लेक्स है, जिसका मतलब है कि डेटा दोनों डायरेक्शंस में एक साथ ट्रेवल कर सकता है और कॉपी इंजन्स एसएम एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसलिए एक मॉडर्न जीपीयू फिजिकली एक ही समय पर ठीक 3 एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। 1. H2DDMA इंजन के जरिए वी रैम में नया डेटा राइट करना। 2. एसएम एरेज के जरिए एग्जिस्टिंग वी रैम डेटा पर अरिथमेटिक कंप्यूट करना। 3. D2HDMA इंजन के जरिए वी रैम से फिनिश्ड रिजल्ट्स को रीड करना। अगर आपका एप्लीकेशन एक साथ सभी 3 इंजन्स को ड्राइव नहीं कर रहा है, तो आप एक सबस्टेंशियल हार्डवेयर थ्रूपुट टेबल पर ही छोड़ रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। पाइपलाइन स्टेजिंग के मैकेनिक्स। हम अपने कोड को कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि सभी 3 हार्डवेयर इंजन्स एक साथ रन हो सकें। इसकी की डेटा चंकिंग को स्ट्रीम इंटरलीविंग के साथ कंबाइन करना है। एक 1 GB एरे को सिंगल एटॉमिक ब्लॉक की तरह ट्रीट करने के बजाय हम इसे n स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 256 MB ईच के 4 चंक्स। इसके बाद हम हर चंक को उसके खुद के डेडिकेटेड कूडा स्ट्रीम को असाइन करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि 4 स्ट्रीम्स में समय के साथ हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन कैसे अनफोल्ड होती है। यह डायग्राम समय के साथ मल्टीपल क्यूडा स्ट्रीम्स के अक्रॉस पाइपलाइन एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे होस्ट से डिवाइस में डेटा ट्रांसफर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर कर्नल एग्जीक्यूशन और डिवाइस से वापस होस्ट में डेटा ट्रांसफर को ओवरलैप किया जा सकता है।
जब वन स्ट्रीम कर्नल एग्जीक्यूट करती है तब नेक्स्ट स्ट्रीम कॉन्करेंटली अपने इनपुट डेटा को डिवाइस में कॉपी करती है और प्रीवियस स्ट्रीम अपने रिजल्ट्स को वापस होस्ट में कॉपी करती है, जिससे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होता है। ध्यान दीजिए कि टाइम इंटरवल T2 के दौरान क्या होता है। कॉपी इंजन 1 H2D स्ट्रीम 2 के लिए चंक 2 को VRAM में ट्रांसफर कर रहा है। कंप्यूट इंजन ASMs स्ट्रीम 1 के लिए चंक 1 पर कर्नल एग्जीक्यूट कर रहा है। कॉपी इंजन 2 D2H स्ट्रीम 0 के लिए चंक 0 के फिनिश्ड रिजल्ट्स को वापस होस्ट रैम में ट्रांसफर कर रहा है। स्टेडी स्टेट ऑपरेशन के दौरान PCIe बस और GPU एग्जीक्यूशन कोर्स 100% कैपेसिटी पर सैचुरेटेड होते हैं। स्लो PCIe बस के पार मेमोरी को मूव करने में जो समय खर्च होता है वह कर्नेल के मैथमेटिकल कंप्यूट टाइम के पीछे इफेक्टिवली छिप जाता है। सेक्शन ब्रेक, द मैथ ऑफ लेटेंसी हाइडिंग क्वांटिफाइंग योर स्पीड अप। चलिए इस स्ट्रेटेजी को नंबर्स के साथ समझते हैं ताकि यह प्रूव किया जा सके कि ओवरलैपिंग क्यों मैटर करती है। मान लीजिए हमारे पास साइज m का एक डेटासेट है। इस डेटासेट को नॉन ओवरलैप्ड तरीके से प्रोसेस करने में ये समय लगते हैं TH2D इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स। इनपुट को GPU में ट्रांसफर करना, T कर्नेल इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स। कंप्यूटेशन एग्जीक्यूट करना, TD2H इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स। आउटपुट को CPU में ट्रांसफर करना। एक ट्रेडिशनल सिंगल स्ट्रीम सिंक्रोनस सेटअप में टोटल एग्जीक्यूशन टाइम T सीरियल सभी ऑपरेशंस का सिंपल सम होता है। T सब सीरियल इक्वल टू T सब H2D प्लस T सब कर्नल प्लस T सब D2H इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स प्लस 10 मिलीसेकंड्स प्लस 10 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 30 मिलीसेकंड्स। अब चलिए डेटासेट को n इक्वल टू 4 इंडिपेंडेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें 4 स्ट्रीम्स में पाइपलाइन करते हैं। हर चंक को हर फेज के लिए एक चौथाई समय लगता है। TH2D इक्वल टू 2.5 मिलीसेकंड्स, T कर्नेल इक्वल टू 2.5 मिलीसेकंड्स, TD2H इक्वल टू 2.5 मिलीसेकंड्स। n चंक्स वाले एक आइडियल ओवरलैप्ड मल्टी स्ट्रीम पाइपलाइन में टोटल रन टाइम T पाइपलाइन को फिल करने के समय सभी चंक्स के स्टेडी स्टेट एग्जीक्यूशन और पाइपलाइन को फ्लश करने के समय से तय होता है। T सब पाइपलाइन इक्वल टू T सब H2D ओपन पेरेंथेसिस n टाइम्स T सब कर्नल क्लोज पेरेंथेसिस प्लस T सब D2H। n इक्वल टू 4 के लिए हमारी वैल्यूज पुट करने पर T सब पाइपलाइन इक्वल टू 2.5 मिलीसेकंड्स प्लस ओपन पेरेंथेसिस 4 टाइम्स 2.5 मिलीसेकंड्स क्लोज पेरेंथेसिस प्लस 2.5 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 15 मिलीसेकंड्स। सिर्फ डेटा को चंक करके और काम को स्ट्रीम्स में ऑर्गेनाइज करके हमने एग्जीक्यूशन टाइम को 30 मिलीसेकंड्स से घटाकर 15 मिलीसेकंड्स कर दिया, जिससे बिना कर्नेल मैथ की एक भी लाइन बदले बिल्कुल सेम हार्डवेयर पर 2 टाइम्स स्पीड अप हासिल हुआ। कंप्यूट बाउंड वर्सेस ट्रांसफर बाउंड पाइपलाइंस। आपकी पाइपलाइन की एब्सोल्यूट थ्रूपुट लिमिट इस बात पर डिपेंड करती है कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा समय लेता है। कंप्यूट बाउंड पाइपलाइन T कर्नल ग्रेटर देन TH2D प्लस T2H। अगर आपका कर्नल हैवी मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म करता है जैसे कि इटरेटिव मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस या डीप लर्निंग कॉन्वोल्यूशन, तो मेमोरी ट्रांसफर्स आसानी से फिनिश हो जाएंगे जब कर्नल रन हो रहा होगा। मेमोरी ट्रांसफर ओवरहेड 100% हिडन है। ट्रांसफर बाउंड पाइपलाइन TH2D प्लस D2H ग्रेटर देन T कर्नल। अगर आपका कर्नल लाइटवेट मैथ परफॉर्म करता है जैसे कि सिंपल वेक्टर एडिशन, तो PCIe बस के अक्रॉस मेमोरी ट्रांसफर्स कंप्यूट से ज्यादा टाइम लेते हैं। इस केस में ASMs कभी कभी आइडल वेट करेंगे ताकि अगला चंक PCIe के ऊपर से आ सके। पाइपलाइन स्पीड अप PCIe बैंडविड्थ से बाउंडे है। हमारे PCIe लिमिट्स के एनालिसिस को रिकॉल करते हुए जो चैप्टर 16.4 में था और VRAM बैंडविड्थ बाउंड्स चैप्टर 22.1 में था। सेक्शन ब्रेक, द स्ट्रीम डिस्पैच लूप, ब्रेड्थ फर्स्ट वर्सेस डेप्थ फर्स्ट। अब हम GPU सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के सबसे क्रिटिकल डिजाइन पैटर्न्स में से एक पर आते हैं कि आप अपने CUDA API लॉन्च कॉल्स को कैसे ऑर्डर करते हैं। यह बहुत ज्यादा मैटर करता है। इमेजिन कीजिए कि आपने 4 CUDA स्ट्रीम्स क्रिएट की हैं और 4 चंक्स ऑफ डेटा एलोकेट किए हैं। 2 प्राइमरी तरीके हैं जिनसे आप अपना होस्ट डिस्पैच लूप लिख सकते हैं। पैटर्न 1, डेप्थ फर्स्ट इन अ क्यू, द स्ट्रीम बाय स्ट्रीम लूप। एक डेप्थ फर्स्ट लूप में आप हर स्ट्रीम पर इटरेट करते हैं और नेक्स्ट स्ट्रीम पर जाने से पहले उसकी H2D कॉपी कर्नल लॉन्च और D2H कॉपी को पूरी तरह से एनक्यू करते हैं। यह एग्जीक्यूशन पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मल्टीपल कंकरेंट स्ट्रीम्स का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर डेटा ट्रांसफर्स और कंप्यूटेशन को कैसे ओवरलैप किया जाता है। सीक्वेंस में हर स्ट्रीम के लिए प्रोग्राम डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर शेड्यूल करता है।
पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नल को एग्जीक्यूट करता है और फिर रिजल्ट्स को वापस होस्ट सिस्टम पर कॉपी करता है। यह डेप्थ फर्स्ट अप्रोच अलग अलग स्ट्रीम्स को एक साथ मेमोरी कॉपीज और कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना अलाउ करता है, जिससे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होता है। पैटर्न 2 ब्रेड्थ फर्स्ट एनक्यू द स्टेज बाय स्टेज लूप। एक ब्रेड्थ फर्स्ट लूप में आप पहले सभी स्ट्रीम्स पर इटरेट करते हैं ताकि सभी H2D मेमोरी कॉपीज को डिस्पैच कर सकें, फिर सभी स्ट्रीम्स पर इटरेट करते हैं ताकि सभी कर्नल लॉन्चेस को डिस्पैच कर सकें, और फाइनली सभी स्ट्रीम्स पर इटरेट करते हैं ताकि सभी D2H कॉपीज को डिस्पैच कर सकें। ये CUDA कोड मल्टीपल स्ट्रीम्स में ओवरलैपिंग डेटा ट्रांसफर्स और कर्नल एग्जीक्यूशन के लिए ब्रेड्थ फर्स्ट डिस्पैच पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है। लॉजिक 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट, ये हर स्ट्रीम के लिए सारे होस्ट 2 डिवाइस मेमोरी ट्रांसफर्स को क्यू करता है। नेक्स्ट, यह उन स्ट्रीम्स के अक्रॉस सारे कर्नल प्यूटेशंस को शेड्यूल करता है। फाइनली, यह सारे डिवाइस 2 होस्ट मेमोरी ट्रांसफर्स को क्यू करता है। यह स्टेजिंग GPU को वन स्ट्रीम में कॉपी ऑपरेशंस को दूसरी स्ट्रीम में कंप्यूटेशन के साथ ओवरलैप करने देकर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करती है। क्यों ब्रेड्थ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट को आउट परफॉर्म करता है? होस्ट लूप ऑर्डर में यह छोटा सा डिफरेंस इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है? डेप्थ फर्स्ट पैटर्न में GPU के हार्डवेयर क्यूज के अंदर क्या होता है उसे देखिए। स्ट्रीम 0 में आप H2D0 क्यू करते हैं, फिर कर्नेल 0 और फिर D2H0 सिंगल हार्डवेयर कॉपी इंजन या स्पेसिफिक क्यू मैनेजमेंट रूल्स वाले GPU पर D2H0 कर्नेल 0 के बाद हार्डवेयर पाइपलाइन में जाकर रुक जाता है। जब ड्राइवर स्ट्रीम 1 पर जाता है तो H2D1 को D2H0 के पीछे इनक्यू किया जाता है, क्योंकि जब तक कर्नेल 0 खत्म नहीं हो जाता तब तक D2H0 रन नहीं हो सकता। इसलिए कॉपी क्यू के अंदर H2D1 D2H0 के पीछे ब्लॉक हो जाता है। इससे एक आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी चेन बन जाती है जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को वापस सीक्वेंशियल ब्लॉक्स में बदल देती है। इसके विपरीत ब्रेड्थ फर्स्ट पैटर्न सभी H2D ट्रांसफर्स को तुरंत उनके रेस्पेक्टिव स्ट्रीम क्यूज में पुश कर देता है। हार्डवेयर DMA कॉपी इंजन तुरंत देखता है कि H2D0, H2D1, H2D2 और H2D3 होस्ट कमांड बफर्स में रेडी बैठे हैं। यह किसी भी कर्नेल के खत्म होने का इंतजार किए बिना तुरंत बैक टू बैक DMA ट्रांसफर्स शुरू कर सकता है। सिस्टम स्टिप मल्टी स्ट्रीम पाइपलाइंस बनाते समय हमेशा डिफॉल्ट रूप से ब्रेड्थ फर्स्ट इश्यू ऑर्डर का ही इस्तेमाल करें। स्ट्रीम्स में स्टेज दर स्टेज ऑपरेशंस को एनक्यू करने से ड्राइवर की हार्डवेयर इंजनों को सैचुरेटेड रखने की एबिलिटी मैक्सिमाइज होती है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन हाई थ्रूपुट डबल बफर्ड पाइपलाइन। चलिए एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी C++ एप्लीकेशन बनाते हैं जो एक ओवरलैप्ड ब्रेड्थ फर्स्ट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करती है। इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए हम एक बड़े डेटासेट को प्रोसेस करेंगे जिसमें हैवी मैथ ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत होगी, जो कि चैप्टर 24.9 में इंट्रोड्यूस किए गए मैट्रिक्स स्टाइलिंग वर्कलोड्स के सिमिलर है। कोड को ध्यान से पढ़ें और इस बात पर फोकस करें कि पिंड होस्ट मेमोरी, एसिंक मेमोरी ट्रांसफर्स, मल्टी स्ट्रीम इंडेक्सिंग और ब्रेड्थ फर्स्ट डिस्पैच कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह प्रोग्राम CUDA का यूजर करके GPU परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक मल्टी स्ट्रीम पाइपलाइन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को एक स्टैंडर्ड सिंक्रोनस सिंगल स्ट्रीम अप्रोच के साथ कंपेयर करता है। कोड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर्स को इनेबल करने के लिए पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी एलोकेट करता है। इसके बाद यह एक बड़े डेटासेट को चंक्स में स्प्लिट करता है और उन्हें मल्टीपल नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स में एक साथ कंकरेंटली प्रोसेस करता है। इससे डिवाइस मेमोरी में डेटा ट्रांसफर्स, हैवी मैथमेटिकल कर्नेल कंप्यूटेशंस और वापस होस्ट में डेटा ट्रांसफर्स एक ही टाइम पर ओवरलैप हो पाते हैं। फाइनली, प्रोग्राम पाइपलाइन और सीरियल दोनों मेथड्स के लिए एग्जीक्यूशन टाइम्स को मेजर करता है, स्पीड अप फैक्टर को कैलकुलेट करता है और सभी एलोकेटेड GPU और होस्ट रिसोर्सेज को क्लीन अप करता है। सेक्शन ब्रेक एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स को एनालाइज करना। अगर आप इनसाइड सिस्टम्स ब्रैकेट में nsys प्रोफाइल डॉट या माई पाइपलाइन ऐप का इस्तेमाल करके इस कोड को प्रोफाइल करते हैं तो आपको ओवरलैपिंग हार्डवेयर इंजनों का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मल्टीपल कंकरेंट स्ट्रीम्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर्स और GPU कंप्यूटेशंस को ओवरलैप किया जाता है। यह डेटा को प्रोसेसर में मूव करने, कैलकुलेशन कर्नल्स को एग्जीक्यूट करने और रिजल्ट्स को वापस कॉपी करने के सीक्वेंशियल फ्लो को दिखाता है,
जो यह डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे ये ऑपरेशंस ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए पैरेलल में रन करते हैं। लेट्स हार्डवेयर एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स को स्टेप टेप ट्रेस करते हैं। एज एग्जीक्यूशन यानी H2D कॉपीज होस्ट थ्रेड सभी 8 स्ट्रीम्स के लिए CUDA memcopy एसिंक कॉल्स को उनके रिस्पेक्टिव हार्डवेयर क्यूज में रैपिडली एनक्यू करता है। H2D DMA इंजन इमीडिएटली PCIe के जरिए स्ट्रीम 0 का डेटा GPU VRAM में भेजना शुरू कर देता है। स्टेज बी एग्जीक्यूशन यानी कर्नेल लॉन्चेस होस्ट थ्रेड सभी 8 कर्नेल ग्रिड लॉन्चेस को एनक्यू करता है। स्ट्रीम 0 का कर्नेल लॉन्च हार्डवेयर Q0 के अंदर वेट कर रहा है। जैसे ही H2 कॉपी 0 फिनिश होती है, ग्रिड मैनेजमेंट यूनिट यानी GMU स्ट्रीम 0 के ब्लॉक्स को ASMs पर लॉन्च कर देता है। कंकरेंसी शुरू होती है जब स्ट्रीम 0 का कर्नेल ASMs पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो H2DDA इंजन आइडल नहीं रहता, वह तुरंत PCIe के जरिए स्ट्रीम 1 की मेमोरी को खींचना शुरू कर देता है। स्टेज सी एग्जीक्यूशन यानी DUAH कॉपीज जैसे ही स्ट्रीम 0 का कर्नेल ASMs पर फिनिश होता है, स्ट्रीम 0 की D2H कॉपी DUHDAA इंजन के जरिए रिजल्ट्स को वापस होस्ट मेमोरी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। साइमल्टेनियसली स्ट्रीम 1 का कर्नेल ASMs पर लॉन्च होता है और स्ट्रीम 2 का डेटा H2DDM इंजन के जरिए ट्रांसफर होता है। इसका रिजल्ट एक फुली सैचुरेटेड GPU पाइपलाइन है जहां सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिलकर हार्मनी में काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक चैप्टर्स के बीच आर्किटेक्चरल कनेक्शंस आए इस हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीमिंग मॉडल को उन कोर प्रिंसिपल्स से वापस कनेक्ट करते हैं जिन्हें हमने इस पूरी बुक में डेवलप किया है। चैप्टर 16.4 यानी PCIe बैंडविड्थ लिमिटेशंस से कनेक्शन। कंप्यूटेशन और मेमोरी ट्रांसफर्स को ओवरलैप करने से PCIe बस फिजिकली फास्टर नहीं हो जाती, इसके बजाय यह ट्रांसफर्स के दौरान काम करके PCIe ट्रांसफर लेटेंसी को छुपाता है, जिससे PCIe बैंडविड्थ बॉटलनेक्स पैरेलल कंप्यूट वर्कफ्लोज में बदल जाते हैं। चैप्टर 22.1 यानी VRAM बैंडविड्थ और लेटेंसी से कनेक्शन। जैसे मैट्रिक्स टाइलिंग डेटा को फास्ट L1 या शेयर्ड मेमोरी के अंदर रखकर ग्लोबल VRAM एक्सेस लेटेंसी को छुपाता है, वैसे ही स्ट्रीम पाइपलाइनिंग हार्डवेयर इंजनों को काम से फीड रखकर सिस्टम लेवल PCIe मेमोरी लेटेंसी को छुपाता है। चैप्टर 24.9 यानी मैट्रिक्स टाइलिंग और ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्शन। स्ट्रीम पाइपलाइंस में इस्तेमाल होने वाली चंकिंग स्ट्रेटेजी कर्नल्स के अंदर थ्रेड ब्लॉक टाइलिंग का हाई लेवल इक्विवेलेंट है। आप बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर टाइल्स यानी चंक्स में डिवाइड करते हैं जो डेडिकेटेड रिसोर्स बाउंड्स के अंदर आसानी से फिट हो जाते हैं। सब टॉपिक 25.2 यानी CUDA स्ट्रीम मैकेनिक्स से कनेक्शन। स्ट्रीम्स वो फंडामेंटल सॉफ्टवेयर हैंडल फ्रेमवर्क CUDA स्ट्रीम T प्रोवाइड करते हैं जो हाइपर क्यू और GPU हार्डवेयर फ्रंट एंड को हार्डवेयर कॉपी इंजनों और ASMs के बीच आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन को शेड्यूल करने के लिए इनेबल करता है। सेक्शन ब्रेक। द कैच, मेरा पाइपलाइन ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा है? आप अपने खुद के एप्लीकेशन में इसी मल्टी स्ट्रीम लूप पैटर्न को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन को ट्रेस करने के लिए Nsight सिस्टम्स ओपन कर सकते हैं और कुछ हैरान करने वाला और निराशाजनक डिस्कवर कर सकते हैं कि मेमोरी कॉपीज और कर्नल लॉन्चेस अभी भी पूरी तरह से सीक्वेंशियली चल रहे हैं। एक सही तरीके से लिखा गया मल्टी स्ट्रीम ब्रेड्थ फर्स्ट पाइपलाइन वापस सीरियल एग्जीक्यूशन में क्यों कोलैप्स हो जाएगा? इसका जवाब इसमें है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेशंस को कैसे मैनेज करता है। हमारे एग्जाम्पल कोड में ध्यान दीजिए कि होस्ट मेमोरी कैसे एलोकेट की गई थी। ये C++ कोड होस्ट CPU और ग्राफिक्स कार्ड के बीच फास्टर डेटा ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए CUDA लाइब्रेरी का यूज करके पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी एलोकेट करता है। अगर आप malloc, new या std वेक्टर फ्लोट जैसे स्टैंडर्ड C++ कॉल्स का इस्तेमाल करके होस्ट बफर्स एलोकेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेजेबल मेमोरी एलोकेट करता है। जब एक DMA कॉपी इंजन बिना CPU इंटरवेंशन के सीधे होस्ट रैम से पेजेबल मेमोरी रीड करने की कोशिश करता है तो वह एक फंडामेंटल फिजिकल OS बैरियर से टकराता है कि पेजेबल मेमोरी एड्रेसेस को OS वर्चुअल मेमोरी मैनेजर द्वारा किसी भी मिलीसेकंड में इधर उधर मूव किया जा सकता है या हार्ड डिस्क में स्वैप किया जा सकता है। असिंक्रोनस DMA ट्रांसफर्स के दौरान डेटा करप्शन को रोकने के लिए CUDA ड्राइवर को बीच में आकर एक सिंक्रोनस फॉलबैक एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यह आपके होस्ट डेटा को GPU में पास करने से पहले एक टेम्पररी सीक्रेट सिस्टम बफर में कॉपी करता है। यह सीक्रेट कॉपी होस्ट थ्रेड को स्टॉल कर देती है और सारे मल्टी स्ट्रीम ओवरलैप को डिस्ट्रॉय कर देती है। OS कर्नल हुड के अंदर पेजेबल मेमोरी कैसे काम करती है? DMA फिक्स फिजिकल एड्रेसेस की डिमांड क्यों करता है?
और हम कूड़ा मेलॉक होस्ट और कूड़ा होस्ट एलॉक का यूज करके पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी को सही तरीके से कैसे मैनेज करते हैं, ये हमें सीधे हमारे अगले सब टॉपिक 25.4 पिनड मेमोरी, पेज लॉक्ड मेमोरी, कूड़ा मेलॉक होस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड पेजेबल होस्ट मेमोरी पर लाता है।